हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सपना रानी और आपका स्वागत है मंथन आईक्यू के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है वो 30 सितंबर को होनी है। तो ऐसे में हमारे पास जो समय है वो बहुत कम बची है और अब हमारा जो तैयारी होना चाहिए, अब हमें जितने भी पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी तैयारी एग्ज़ाम के लेवल की हुई है या फिर थोड़ी कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें। जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो आपको पता चल जाएगी कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को लगातार धार दे रहे होंगे और टेस्ट सीरीज भी आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो कोई बात नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है टारगेट 17वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है ये 30 सितंबर तक लगातार चलेगी। इसमें आपको मिनिमम 30 टेस्ट कराए जाएंगे, 30 टेस्ट मिनिमम कराए जाएंगे और आपको जो मैक्सिमम है वो 50 टेस्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको विषयवार भी टेस्ट होगी, प्लस में फुल लेंथ के टेस्ट हम कराएंगे, बिहार स्पेशल कराएंगे। इसमें आपको वो सारी चीज़ कवर कराएंगे जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में थोड़ी उत्तर देने में थोड़ी सुविधा हो सकती है। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग सभी साथी से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं तो अपने साथ 2 पेज लेकर जरूर बैठें। एक पेज लें जिसमें आपसे क्या गलत हो रही है इस बात को लिखें और दूसरे पेज में आप ये भी नोट डाउन करें कि मेरे से फैक्ट गलत हुआ या फिर कॉन्सेप्ट गलत हुए। दोनों में से जो भी आपसे गलत हुए हैं उसके बारे में आपको नोट करना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में जो हमारा पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है चोलों के संबंध में, किसके संबंध में? चोलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है उनकी राजधानी पहले उरयूर में स्थित थी और फिर फुहार में स्थानांतरित हो गई। ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि करिकाल संगम चोलों का एक प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चोलों की जो पहले राजधानी थी वो उरयूर में थी, उसके बाद फुहार में स्थानांतरित हो गई। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात भी सही है कि करिकाल संगम चोलों का एक प्रसिद्ध राजा था। ठीक है। तीसरा कथन कहता है पदीरुपट्टु करिकाला के प्रारंभिक जीवन और उनकी सैन्य विजय का चित्रण करता है। नहीं, ये गलत है। ये जो पदीरुपट्टु है ये एक तमिल काव्य संग्रह है। ये क्या है? एक तमिल काव्य संग्रह है। ये एक तमिल काव्य संग्रह है। ये इसमें क्या है कि इसमें चेर वंश से ये संबंधित है। ये चेर वंश राजा चेरमल से संबंधित है। ठीक है, राजा चेरमल से संबंधित है। ये चेरामल से संबंधित है। करिकाला से कौन से संबंधित है? करिकाला का वर्णन कहाँ हमें देखने को मिलता है? करिकाला का वर्णन आपको देखने को मिलेगा शिल्पादि कारम में भी देखने को आपको मिलेगा। शिल्पादि कारम इस पुस्तक में भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस में एक तिरुबाल गांडू एक ताम्रपत्र है, वहां भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। तो आपका सही जवाब कौन सा है? आपका सही जवाब है 1 और 2। हमारे ऑप्शन पूछा क्या है कि सही क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। अगर आप इसका अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इसके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? कथन है नायनार प्रमुख संत थे जो स्वयं को शिव की पूजा के लिए समर्पित करते थे। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि नल ईरा दिव्य प्रबंधम अलवर द्वारा लिखित रचनाओं के महत्वपूर्ण संकलनों में से एक है। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। ये जो रचना है ये किनकी रचना है? अलवर की रचना है। और प्लस में आप लोग सब ये भी जानते होंगे कि नैनार और अलवर की जो रचनाएं हैं उसको जो हमारी वेद है, 4 वेद है, 4 वेदों में से ही ऐसा माना जाता है कि ये जो 4 वेद है उसी में से उसका एक संकलन है। ये इनकी रचना है नल ईरा दिव्य प्रबंधम, जो 4 वेदों में से ही एक उनका संकलन माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद इस पद पर सर्वाधिक महत्व था। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें विभाग पूछा है या फिर किसी पद का नाम पूछा है। इसको ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इसमें पूछा किसके बारे में? अच्छा, इसमें कार्यालय का नाम दिया गया है, कार्यालय का नाम है और ऊपर में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपको पढ़कर बताना है कि ये कौन से कार्यालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इसका पढ़िए, कथन पढ़िए। कहता है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद इस पद का सर्वाधिक महत्व था। ठीक है, दूसरा कथन कहता है कि इस कार्यालय का प्रमुख सभी विभागों का देखरेख करने वाले एक सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 4 महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुखों में से एक था। ठीक है, उनकी भूमिका में सुल्तान के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करना शामिल था। ठीक है, ये तीनों कथन तो सही है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद इस पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये किसके बारे में वैसे बात हो रही है? तो ये दीवान बिजारत के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है कि बताना है आपको उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस कार्यालय का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि ऊपर जो बताया गया है कथन वो किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, दीवान ए बिजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा, बारिद ए मुमालिक, किसके बारे में बताया गया है? दीवान ए बिजारत के बारे में। ये दीवान ए बिजारत एक कार्यालय था, इसके प्रमुख को वजीर कहा जाता था। वजीर को इतनी शक्ति थी कि वो सुल्तान के कहने पर, सुल्तान के आदेश पर सेना को भी वो नेतृत्व करता था और प्लस में वो सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। ठीक है, ये बात इस कार्यालय के बारे में कही गई थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 4 कहता है शिवाजी प्रशासन के अंतर्गत अष्टप्रधानों के निम्नलिखित जोड़ियों और उनकी भूमिकाओं पर विचार करें। आपसे प्रश्न पूछा है कि शिवाजी प्रशासन में जो अष्टप्रधान थे, एक तरफ वो अष्टप्रधान का नाम है, दूसरी तरफ उनकी भूमिकाएं हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है आमत, इसका भूमिका जो था वो महालेखाकार का था। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सुमंत सेनापति नहीं था, ये सेनापति नहीं था। तीसरा कथन है, तीसरा ऑप्शन क्या है? सर ए नौबत या सेनापति, ये समारोह का स्वामी नहीं, ये उल्टा लिखा है। समारोह का स्वामी कौन था? ये सुमंत। सेनापति का काम कौन करता था? ये सुमंत था। ये समारोह का स्वामी था और सेना का नेतृत्व कौन करता था? ये सेनापति करता था। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा देखते हैं। चौथा कहता है बाक्य नाविस खुफिया जानकारी पोस्ट और घरेलू मामलों का प्रबंधन। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। तो देखिए, शिवाजी महाराज अपनी 8 मंत्रियों का एक परिषद स्थापना किए थे, उसी को कहा जाता था अष्टप्रधान। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, कौन कौन सा सही है? 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 5 कहता है मध्यकाल में
अनेक देशी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था। आपसे पूछा है कि मध्यकाल में कुछ पुस्तकें थी जिसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, नीचे वो पुस्तक का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसकी अनुवाद मध्यकाल में फारसी भाषा में किया गया था। ऑप्शन है राजतरंगिणी, महाभारत, राजदर्पण। ये तीनों पुस्तक को किया गया था, राजतरंगिणी का भी किया गया था, महाभारत का भी और राजदर्पण का भी किया गया था। ठीक है, ये तीनों पुस्तक थे जो मध्यकाल में फारसी भाषा में अनुवाद इसके किए गए थे। तीनों सही है, तीनों सही है। आपका सही जवाब ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये तीनों पुस्तक को किया गया था फारसी में अनुवाद। कब किया गया था? मध्यकाल में। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला कथन है कि मामल्य के नाम से जाना जाता था, जिसका तात्पर्य महान पहलवान से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है कि महेंद्र वर्मन प्रथम को नहीं, ये किनको जाना जाता था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम को जानते थे, नरसिंह वर्मन प्रथम को। महेंद्र वर्मन प्रथम नहीं, ये कौन थे ये जानने वाले? ये नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके पुत्र को जाना जाता था। ठीक है, तो पहला कथन तो ऐसे गलत हो गया, पहला गलत है। महेंद्र वर्मन प्रथम को नहीं, नरसिंह वर्मन प्रथम को बोलते थे। ठीक है, कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय पर उनकी विजय पूरन तांबे के प्लेट में दर्ज है। ये भी बात गलत है, क्योंकि कांची के पास जो मणिमंगलम की लड़ाई हुई थी तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त हुआ था, उसको दर्ज किया गया है पूरन तांबे के प्लेट पर। ठीक है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, कहता है उन्होंने शैव संत अपार के मार्गदर्शन में शैव धर्म को अपनाया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। पहले क्या था? प्रारंभ में महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अपार के मार्गदर्शन में वो शैव धर्म को अपना लिया। तीसरी बात सही है। आपको बताना क्या था कि सही कौन सा है। ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 7। कहता है भारत में मध्यकालीन सुल्तानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपसे पूछा है कि भारत में जो मध्यकालीन सुल्तान है उसके बारे में नीचे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है बलबन ने अपने सैन्य बलों में घोड़ों की दागने की प्रथा लागू की। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये कौन किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी किया था, बलबन नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य ढांचों में चेहरे की पहचान का एक रूप चेहरा प्रणाली शुरू किया। दूसरी बात सही है, ये चेहरा प्रणाली को किसने शुरू किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। लेकिन घोड़े की दागने की प्रथा ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, बलबन नहीं किया था। पहला गलत है। तीसरा कहता फिरोज तुगलक ने दासों के प्रबंधन के लिए समर्पित एक विशिष्ट विभाग की स्थापना की। ये बात बिल्कुल सही है। दीवान बदगान की स्थापना किसने की थी? इसने दासों के लिए ही दीवान ए बदगान की स्थापना किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था, दीवान ए बदगान की स्थापना किया था। तीसरी बात सही है। तो कौन कौन सा आपका सही है? आपसे सही पूछा था केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। आपका सही जवाब है केवल 2 और 3 सही है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? अमीर खुसरो के संबंध में। कथन क्या है? कथन है उन्होंने फिरोज तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हुए
तुगलकनामा पुस्तक लिखी थी। नहीं, ये बात गलत है। तुगलकनामा पुस्तक लिखी थी, लेकिन ये फिरोज तुगलक के लिए नहीं था। ये किसके लिए था? ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए लिखा था उन्होंने, फिरोज तुगलक के लिए नहीं था। दूसरा था, उन्होंने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के रूप में कार्य किया। ये बात बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। दूसरी बात सही है, लेकिन पहला गलत है। देखिए इसमें पूछा है क्या, इसको ऑप्शन देख लेते। सॉरी, 3, अभी 2 ऑप्शन और है। कहता है उन्होंने कौल की रचना की। उन्होंने कौल की रचना की, जो आमतौर पर चिश्ती समा के दौरान कव्वाली प्रदर्शन की शुरुआत या समापन पर गाया जाने वाला एक भजन है। ये बात बिल्कुल सही है। जब कव्वाली स्टार्ट होती है तो उसके शुरुआत में और उसके अंत में एक भजन गाया जाता है, उसको कौल कहते हैं। कौल एक अरबी शब्द है। कौल एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है कहना। और इसको शुरुआत किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की और धर्मनिरपेक्ष सोच को बढ़ावा दिया। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? पूछा क्या था कि कौन सा गलत है, तो पहला गलत है। देखिए ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। कौन सा गलत है? केवल 1 गलत है, बाकी 3 कथन सही है। अमीर खुसरो के बारे में 3 कथन सही है। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। कहता है मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। ये बात गलत है। पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। सती प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से वो सती होना चाहती थी और अपनी इच्छा से वो बादशाह से अर्जी लगाए तो उसको स्वीकार था, लेकिन मतलब ऐसा किसी को विवश नहीं किया जाता था, तो पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। पहला तो गलत है। दूसरा कथन देखिए, कहता उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया। ये बात बिल्कुल सही है। अकबर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, ठीक है। उन्होंने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दिया। ये भी बात सही है। उन्होंने गणित, चौथा कथन कहता है कि उन्होंने गणित और नैतिक विज्ञान जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर जोर देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया। ये भी बात सही है। अकबर गणित और नैतिक विज्ञान में रुचि रखता था। ये भी बात सही है। आपसे पूछा क्या था कि कौन सा सही है, कौन सा सही है? इसको ऑप्शन देखिए, आपको गलत बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे आप सुधार लेंगे, यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तीनों कथन सही है, यहाँ पे सही नहीं है। तो उसमें सही जवाब कौन सा होगा? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही नहीं है? केवल 1 सही नहीं है, बाकी 3 कथन सही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 10। कहता है अलबरूनी के संबंध में, किसके संबंध में? अलबरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कथन क्या है? पहला कथन है अलबरूनी कृत किताब उल हिंद की रचना फारसी में की गई थी। नहीं, पहला गलत है। फारसी में नहीं की गई थी, अरबी भाषा में की गई थी। पहला गलत है। ये किस भाषा में की गई थी? ये अरबी भाषा में की गई थी, अरबी में की गई थी, फारसी में नहीं था, ठीक है। अलबरूनी ने यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत में अनुवाद किया। ये बात बिल्कुल सही है। अलबरूनी की भाषाई जो क्षमता थी वो अनुवाद करने में बहुत ज़्यादा वो कुशल थे, ठीक है। और उन्होंने अपने ब्राह्मण सहयोगियों के लिए ऐसा किया था कि यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत में अनुवाद किया था। ये भी बात सही है। तीसरा कथन है उन्होंने व्याकरण पर पतंजलि के काम का संस्कृत से अरबी में अनुवाद किया। ये भी बात सही है। आपका गलत क्या है? गलत पहला गलत है। अब एक बार देख लेते हैं कि सही पूछा है या फिर गलत पूछा है। एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सही पूछा है, ऑप्शन में सही पूछा है कि कौन सा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। सही बताना है, सही बताना है आपको। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। पहला गलत है, पहला गलत है, ठीक है।
अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है अलाउद्दीन खिलजी के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम और निश्चित की। ये बात बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। ठीक है, दूसरी बात है उसने बाजार में घोड़ों की कीमतें बढ़ाकर उन्होंने एक विशिष्ट वस्तु बना दी। नहीं, वो घोड़े की कीमत को वो नियंत्रित किया था, घोड़े की कीमत को वे एक उचित दाम रखा था, जिससे क्या है कि सैनिकों को घोड़े खरीदने में, कुशल घोड़ा खरीदने में ज़्यादा उसको पैसे ना देना पड़े, ज़्यादा भुगतान ना करना पड़े, तो उन्होंने नियंत्रित किया था, बढ़ाया नहीं था। ठीक है, तीसरा कथन कहता है कि उन्होंने बाजार सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए साहना-ए-मंडी की नियुक्ति की। बिल्कुल सही है, उसने जो 3 प्रकार के जो बाजार सुनिश्चित किया था, उसको वो बाजार का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए उसने एक नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? साहना-ए-मंडी को नियुक्त किया था बाजार सुधारक के रूप में। ठीक है, तो तीसरी बात सही है। आपसे पूछा क्या था कि कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1 और 3, कौन सा सही जवाब होगा आपका? 1 और 3, 1 और 3 सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत का दौरा करने वाला निम्नलिखित यात्रियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये जो 3 यात्री हैं भारत को, इन तीनों ने दौरा किया है। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, उसका उपयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। पहला मार्को पोला, ये बिल्कुल बात सही है, सबसे पहले आया था। आफानासी निकितीच निकितन सेदी अली रीस, इसमें से सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था आपको बताना है। सबसे पहले मार्को पोला आया था, उसके बाद कौन आया था? निकितीचन आया था, उसके बाद सेदी अली रीस आया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, मार्को पोलो कब आया था? ये 1288 से 1292 के बीच में आया था। और ये कब आया था? ये भारत के कब आया था? ये 1571 से 74 के बीच में आया था। और सबसे बाद में जो आया था वो सेदी अली रीस आया था। वो कब आया था? ये 1562 में आया था। सेदी अली रीस ये 1562 में आया था। ये 1471 होगा, 1471 से 74 तक ये आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? मार्को पोलो। उसके बाद कौन आया? उसके बाद में अफानासी आया। तीसरी बार में कौन आया था? सेदी अली रीस। सही ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 13 कहता है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, शब्दावली दी गई है, आपको बताना है। एक बार देख लेते हैं कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। ठीक है, पूछा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, आपसे पूछा है। 3 जोड़े दिए गए हैं, उसको एक तरफ शब्दावली है, दूसरी तरफ उसका अर्थ है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, एक तरफ शब्दावली विवरण, आपको एक तरफ शब्दावली है, दूसरी तरफ विवरण है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। मोमेंदा बेलन, इसका मतलब दिया गया है 3 राजाओं की सेवा करने वाला एक किसान। ये बिल्कुल सही बात है, चोल वंश के समय ऐसा हुआ था। दूसरा है महत्तरा ग्राम प्रधान, नहीं,
ये प्रधान, ये महतरा का मतलब ग्राम प्रधान नहीं होता, सिर्फ ग्राम होता है, दूसरी बात गलत है। तीसरा है अंतःपुर। अंतःपुर का मतलब राजघराना, ये बिल्कुल सही है। जो राजघराना में जो शाही प्रशासन थे उसको क्या कहा जाता था? अंतःपुर। आपका सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। इसमें आपको देखिए, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? 2 सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के पास था। ये बिल्कुल बात सही है। मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है संख्या में कम होने के बावजूद अफगान सेना के पास मराठों की तुलना में बेहतर उपकरण था। बेहतर उपकरण तो था लेकिन संख्या में कम नहीं था, संख्या में अधिक था। दूसरा बात गलत है। तीसरा कथन कहता है लड़ाई के दौरान राजपूत और सिख मराठों के साथ लड़े थे। नहीं, ये भी गलत है। ये अहमद शाह अब्दाली के साथ थे, ना कि मराठों के साथ। तो आपका सही कौन सा है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 15 कहता है भारत के मध्य युगीन काल के संदर्भ में अमरा, भंडारवाड़ा और मान्य शब्द संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल के दौरान गिल्डों पर लगाए गए कर। नहीं, ये नहीं था। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य के दौरान भूमि कार्यालय का प्रणाली। नहीं, ये भी गलत है। तीसरा है व्यापार नियमों का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। नहीं, ये सॉरी, इसका जो सही होगा, कौन सा सही होगा? सही इसका दूसरा है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान भूमि कार्यालय प्रणाली जो था उसको कहा, उससे संबंधित था अमरा, भंडारवाड़ा और मान्य। ये दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा, पहला सी, तीसरा, दूसरा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है भारत में सूफी संतों के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है, एक बार देख लेते सही पूछा है या फिर सही नहीं पूछा है। सही पूछा है आपसे कि क्या सही है, कौन सा सही है पूछा है, कौन सा सही है। चलिए, पहला कथन है हालांकि चिश्ती परंपरा तपस्या का उपदेश देती थी लेकिन यह राजनीतिक शक्ति से पूरी तरह अलग नहीं थी। यह बात बिल्कुल सही है। चिश्ती परंपरा तपस्या का उपदेश तो देती थी लेकिन राजनीतिक शक्ति से वो पूरी तरह से अलग नहीं थी। पहला बात सही है। दूसरा कथन देखिए, इसका दूसरा क्या है? दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन कहता है कि औकाफ का तात्पर्य, औकाफ एक शब्द है, औकाफ का तात्पर्य सुल्तानों द्वारा धर्मशालाओं के लिए बंदोबस्ती के रूप में स्थापित धर्मार्थ ट्रस्टों से है। यह भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है चिश्ती नगद और वस्तु दोनों प्रकार का दान स्वीकार करते थे। यह भी बात सही है। जो चिश्ती थे वो नगद और वस्तु दोनों तरह का दान को स्वीकार करते थे। तो आपका कौन सा, इसमें पूछा क्या था, कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 17 कहता है तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुगलक के बारे में कथन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहला कथन है राजधानी को दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित किया। नहीं, गलत है। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, देवगिरी स्थानांतरित किया था। ये कहाँ पड़ता है? दौलताबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां स्थानांतरित किया था। ये करने वाला कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था।
ठीक है, तो पहला कथन तो ऐसे ही गलत है। दूसरा है कराचिल क्षेत्र और कंधार की विजय, नहीं ये भी गलत है। कंधार की विजय प्राप्त किया नहीं था, बल्कि उसका योजना बना रहा था, विजय प्राप्त करने की योजना बनाया था, जिसमें वो सफल नहीं हुआ था। ये भी करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दीवान ए कोही की स्थापना, ये बात बिल्कुल सही है। ये कृषि विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सही कौन सा है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, केवल 3 सही है, 1 और 2 गलत है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है पुरंदर दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? वह कनक दास के समान काल में रहते थे, ये बात बिल्कुल सही है, वो कनक दास के समकालीन थे। ठीक है, दूसरा कथन है कि उन्होंने क्रमबद्ध अभ्यासों की व्याख्या करके कर्नाटक संगीत की मौलिक शिक्षाओं को व्यवस्थित किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, किया था। तीसरा कथन है कि उन्होंने इस क्षेत्र में शुरुआती लोगों के लिए सीखने की प्राथमिक पैमाने के रूप में राग माया माल बगैला को शामिल किया था, ये भी बात सही है, उसने किया था। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? इसमें आपसे पूछा क्या था, कौन सा सही है? कौन सा सही है? सही कौन सा है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 19 कहता है भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जाबुल या जमींदावर शब्द, जमींदावर 2 शब्द आया है, जाबुल और जमींदावर, ये दोनों एक ही को कहते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत के जमींदार, नहीं ये बात गलत है। दूसरा है कमांडरों के कमांडर, नहीं गलत है। कृषि भूमि से एकत्र किया गया कर, नहीं बिल्कुल गलत है। चौथा है काबुल के दक्षिण में पड़ोसी क्षेत्र और कंधार, ये बिल्कुल सही बात है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो काबुल के दक्षिण में जो उसके पड़ोसी क्षेत्र थे, कंधार थे, उसको क्या कहा जाता था? जावुल या जमींदावर कहा जाता था। चौथा कथन आपका सही है, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 20 कहता है प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में आर्थिक स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? कथन है इस युग के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार की मात्रा में गिरावट नहीं, ये बात गिरावट नहीं हुआ था बल्कि वृद्धि हुआ था। पश्चिम, अगर यहाँ पे पश्चिम रहता तब उसके साथ में गिरावट हुआ था, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था, वृद्धि दर्ज की गई थी। दूसरी कथन है कि सोने और चांदी के सिक्कों के उपयोग और प्रचलन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी, नहीं उस टाइम क्या था ना, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में सोने और चांदी के सिक्के अनुपस्थित थे। जब अनुपस्थित थे तो फिर उल्लेखनीय वृद्धि की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, दूसरा बात गलत है। तीसरा है इस अवधि में शहरी केंद्रों में लगातार गिरावट देखी गई, ये बात सही है, आपका तीसरा कथन सही है। आपसे पूछा क्या था कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3, कौन सा सही है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है अकबर पहला मुगल शासक था जिसके पास व्यापक निर्माण गतिविधियों में शामिल होने के लिए संसाधन और अवसर दोनों थे। ठीक है, इसके आलोक में उनके शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बनाई गई? आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जो अकबर के शासनकाल में बनी है। पहला है बुलंद दरवाजा, ये बिल्कुल सही बात है, ये बनाया गया था। दूसरा है आगरा किला स्थित मोती मस्जिद, नहीं ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। तीसरा है अलाई दरवाजा, नहीं ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जो कुतुब मीनार है उसमें एक प्रवेश द्वार बनाया था, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था।
चौथा कथन है पंचमहल, चौथा में है पंचमहल, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो बुलंद दरवाजा और पंचमहल ये कहाँ बनवाया गया? आगरा के पास में जो फतेहपुर सिकरी है उसी में ये बनवाया था। बुलंद दरवाजा को गुजरात के विजय को याद करने के लिए उसने बनवाया था। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था कि कौन सा सही है? केवल 1 और 3, 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। आपका कौन सा सही जवाब होगा? अकबर द्वारा कौन सा बनवाया गया? 1 और 4 आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 22। कहता है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चोलों द्वारा किया गया था? नीचे मंदिर का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मंदिर है जो चोलों द्वारा बनवाया गया। पापनाथ मंदिर नहीं, ये गलत है, ये चालुक्य वंश के समय बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर ये सही है। ऐरावतेश्वर मंदिर ये भी सही है। ये दोनों मंदिर चोल काल के समय के हैं, लेकिन ये चालुक्य काल के समय के हैं। ठीक है, इसको बनवाया किसने? ये राजराज प्रथम बनवाया था इसको, और इसको दूसरा में कौन बनवाया था? राजराज द्वितीय बनवाया था। आपका सही जवाब कौन सा होगा? पूछा था कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। कौन सा सही होगा? केवल 2 और 3 सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? कथन क्या है? कथन है वीर शैव परंपरा, वीर शैव परंपरा के भक्त आमतौर पर अपने बाएं कंधे पर चांदी के डिब्बा में शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा सा लिंग पहनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वीर शैव परंपरा है जो लिंगायत परंपरा है, उसमें क्या होता है कि उसमें शिव का प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए वो एक छोटा सा लिंग पहनते हैं। ये बात सही है। उनकी मान्यताओं के अनुसार जब किसी अनुयायी का निधन होता है तो शिव के साथ एकजुट हो जाते हैं और इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ये भी बात सही है। जो वीर शैव परंपरा है उनमें माना जाता है कि जब उनके कोई भक्त की मृत्यु होती है तो वो शिव के साथ एकजुट हो गया है, अब वो पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो दूसरी बात भी सही है। तीसरा कथन है ये आमतौर पर दाह संस्कार जैसे पारंपरिक अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सही है। इसके बजाय वे औपचारिक रूप से अपने मृतक का अंतिम संस्कार करते हैं। ये भी बात सही है, अंतिम संस्कार करते हैं। जब उनकी भक्त की मृत्यु होती है, जब उनकी अनुयायी की मृत्यु होती है तो वो उसका दाह संस्कार नहीं करते हैं, वो अंतिम संस्कार करते हैं। वो उसको दफना देते हैं, वो अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, वो दाह संस्कार नहीं करते हैं, वो अंतिम संस्कार करते हैं। ये भी बात सही है आपका। तो इसमें आपका पूछा क्या था कि कौन सा सही है? उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3 आपका तीनों कथन सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कहता है भक्ति संत रविदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है रविदास शंकराचार्य के समकालीन थे। नहीं, कबीर के समकालीन थे। ये किनके समकालीन थे? ये किनके? तो कबीर के थे, ये शंकराचार्य के नहीं थे। उन्होंने जाति और लैंगिक असमानता को सक्रिय रूप से चुनौती दी। ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने चुनौती दिया था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और एक तथाकथित निम्न जाति में हुआ था। तो ये भी बात सही है। तीसरा कथन है सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उनके भक्ति गीतों को शामिल किया गया है। तीसरी बात भी सही है, इनकी जो भजन है उसको जो सिख धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें शामिल किया गया है, जिसमें सिख धर्म में भी इनकी प्रभाविता बढ़ गया। ठीक है ना। अगर इसका देखिए पूछा क्या था आपसे, सही क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। कौन सा सही होगा? 2 और 3 सही है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 25 को देखिए, प्रश्न नंबर 25।
कहता है आधुनिक रूप में क्षत्रिय नृत्य, एक प्रकार की यह शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, संत कबीर। इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ये शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एक प्रकार के ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है जब दूसरा मुगल बादशाह हुमायूं अपने निर्वासन से लौटा तो वह अपने साथ 2 प्रख्यात फारसी कलाकारों को लाया था। यह बात बिल्कुल सही है। जब हुमायूं निर्वासन से लौटा तो अपने साथ 2 प्रख्यात कलाकारों को लेकर आया था, तो पहला बात सही है। दूसरा कथन कहता है कि उन्होंने अपने दस्तावेज को पेंटिंग्स लेखन के लिए समर्पित एक संपूर्ण विभाग की स्थापना की। नहीं, दूसरा गलत है। हुमायूं ने नहीं किया था। किसने किया था? ये करने वाला अकबर था, हुमायूं नहीं था, ये करने वाला अकबर था। तीसरा है कि जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तीसरा बात बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या था? सही क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। कौन सा सही है? 1 और 3, 1 और 3। इसका 1 और 3 होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कहता है गुज्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है वे राजपूत जाति का हिस्सा थे जो इस समूह के 4 पितृवंशीय कुलों में से एक थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है उनकी जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित सिद्धांतों से प्रभावित था। सिद्धांतों से नहीं प्रभावित था, पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं था, ठीक है। तीसरा है गुज्जर प्रतिहार साम्राज्यों ने अपने प्रभुत्व के विस्तार के साधन के रूप में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह भी बात सही है। आपका सही कौन कौन से है? 1 और 3 सही है। ऑप्शन देखिए इसका, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। कौन सा सही होगा? केवल 1 और 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कहता है मराठा राजस्व प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कथन क्या है? चौथ। पहला कथन है चौथ कुल राजस्व का 1/4 लगाया जाने वाला कर था। यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सरदेशमुखी उन भूमियों पर 10% अतिरिक्त करारोपण का प्रतिनिधित्व करता था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। दूसरा बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है ये दोनों कर विशेष रूप से मराठा साम्राज्य के भीतर एकत्र किए जाते थे। तीसरी बात सही नहीं है। विशेषकर मराठा साम्राज्य के भीतर ही नहीं, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भी ये कर लागू था, ठीक है। तीसरा कथन आपका गलत है। इसमें आपसे पूछा क्या था कि सही क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। आपका कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है मध्यकालीन भारत के दौरान दास व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जांच करें। निम्नलिखित कथनों की जांच करें, ठीक है। कथन क्या है? कथन है दक्कन की सल्तनत ने एबिसिनियस हाईलैंड्स के विभिन्न जातीय समुदायों से सक्रिय रूप से दासों की भर्ती की। यह बात बिल्कुल सही है, सही बात है। पूछा क्या है? सही क्या है, ठीक है। दूसरा है इबन बतूता के अनुसार इन दासों को हिंद महासागर में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा के गारंटर के रूप में जाना जाता था। यह भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कहता है औरंगाबाद शहर की स्थापना एक अफ्रीकी गुलाम ने की थी। तीसरी बात भी सही है। औरंगाबाद जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी?
अफ्रीकी गुलाम ने की थी। आपका ऑप्शन है कौन सही है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न नंबर 30 देखिए। 30 प्रश्न नंबर 30 कहता है औरंगजेब के संबंध में, औरंगजेब औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? झरोखा दर्शन की प्रथा उनके शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी। इसके शासनकाल में शुरू हुआ था या फिर अंत हुआ था? अंत हुआ था, शुरू नहीं हुआ था। पहला कथन गलत है। दूसरा है उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर बहाल कर दिया, दूसरा बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है। आपसे पूछा क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल एक सही है, सॉरी केवल दो सही है, केवल दो सही है। ठीक है, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 31 कहता है, प्रश्न नंबर 31 कहता है हम्पी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला कथन है यह कावेरी नदी, नहीं, गलत है, यही गलत है। कावेरी नदी के तट पर नहीं है। कौन सी नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ये जो हम्पी शहर है ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये कौन सी नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, ये बात कावेरी नदी नहीं होगा। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, बिल्कुल ऐतिहासिक महत्व रखने के कारण ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा कौन सा सही है? केवल दो सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 32 कहता है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला कथन है साम्राज्य किलों की 7 पंक्तियों से घिरा हुआ था, जो न केवल शहर को बल्कि इसके कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी घेरे हुए था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है विजयनगर साम्राज्य के लिए। दूसरा कथन है दीवारों के निर्माण में किसी मोटर या सीमेंटिंग एजेंट का उपयोग शामिल नहीं था, दूसरा भी बात सही है, इसमें इसका उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि किसका? पत्थर का उपयोग किया गया था। तीसरा कथन है साम्राज्य अपने पानी के टैंकों और नहरों के व्यापक नेटवर्क के लिए जाना जाता था, बिल्कुल बात सही है। जो सूखे क्षेत्र थे वहां पे जो वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए एक टैंक बनाया गया था, उसमें टैंक बनाए गए थे, पानी को एकत्रित किया जाता था। तो तीसरे बात भी सही है, दूसरा भी सही है। आपसे पूछा क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, एक, दो और तीन। आपका तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 33 कहता है विजयनगर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है। पहला कथन है मंदिरों की पहचान बड़े रायगोपुरम अस्तित्व से होती है, बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है विजयनगर वास्तुकला के संबंध में। दूसरा है कि जटिल नक्काशी वाले स्तंभों वाले कल्याण मंडपम मंदिर के मैदान के भीतर स्थित थे, ये भी बात सही है। तीसरा है कि हाथी मंदिर के स्तंभों के डिजाइन में पाया जाने वाला एक प्रचलित रूप था, बिल्कुल बात सही है। जो मंदिर के डिजाइन थे उसमें हाथी और घोड़ा ये दोनों पशु थे, वो प्रचलित थे। ठीक है, आपसे पूछा क्या था? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो कौन सा सही है? कौन सा आपका सही है? तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को पर आइए, प्रश्न नंबर 34 कहता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान सराफ एक शब्द आया है, सराफ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता था। ऑप्शन है साहूकार, फारसी पहिया, ग्राम प्रधान। किसके लिए?
ये जो सराफ शब्द है मध्यकालीन भारत में साहूकार के लिए प्रयोग किया जाता था। ये वित्तीय जो पेशेवर थे उसके लिए ये प्रयोग किया जाता था, साहूकार के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 35। कहता है, प्रश्न नंबर 35 कहता है, मुगल सम्राटों द्वारा बनवाए गए इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन देखिए, पहला कथन है, रज्मनामा महाभारत के फारसी व्याख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल बात सही है, ये किसके शासनकाल में किया गया था? अकबर के शासनकाल में। दूसरा कथन है, पांडुलिपि निर्माण के केंद्र को किताब खाना के नाम से जाना जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, मुगल कालीन भारत में प्रत्येक पुस्तक सावधानी पूर्वक हस्तलिखित थी। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, तीनों कथन सही है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 36। कहता है, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने पुष्टि मार्गदर्शन का प्रतिपादन किया? आपको बताना है कि इनमें से कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने पुष्टि मार्गदर्शन का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य। किसने किया था? ये बल्लभाचार्य ने किया था, पुष्टि मार्गदर्शन का प्रतिपादन किया था। ये पुष्टि मार्गदर्शन का मतलब है अनुग्रह मार्गदर्शन। ठीक है, ये प्रतिपादन ये किनकी दर्शन है? बल्लभाचार्य का दर्शन है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 37। कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है, यह पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन तमिलनाडु में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया जा रहा है। ऊपर जो वर्णन है इनमें से किसके लिए वो वर्णन किया गया है? ठीक है, पहला कथन है कि यह पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन तमिलनाडु में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। ठीक है, दूसरा कथन है, इसके प्रदर्शनों की सूची में 8 नाटकों की एक श्रृंखला शामिल है जो द्रौपदी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरा कथन है, यह आमतौर पर भरपूर फसल का जश्न मनाने के लिए वार्षिक मंदिर उत्सवों में प्रदर्शित किया जाता है। किसके लिए सही बात है? मुदिरी एट्टू, थेरुकुथु, कृष्णटम, दशावत। तो ये जो नृत्य है ये थेरुकुथु नृत्य है। जब फसल अच्छी होती है, बहुत बढ़िया फसल होती है, तो तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जाता है, एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है थेरुकुथु। इसमें क्या है कि इसके प्रदर्शनों में क्या है कि 8 नाटकों की एक श्रृंखला शामिल है जिसमें द्रौपदी को जो जीवन के है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ये जो नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? ये तमिलनाडु में किया जाता है। जब फसल अच्छे होते हैं तो उसको जश्न मनाने के लिए किया जाता है, ये मंदिर में उत्सव किया जाता है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 38। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगलों के पतन का कारण था? ठीक है, मुगलों के पतन का कारण था। पहला कथन है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। बिल्कुल सही बात है, मुगलों के पतन में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का एक मुख्य कारण है। ठीक है, दूसरा कथन है, औरंगजेब के निधन के बाद अप्रभावी उत्तराधिकारी। ये भी बात सही है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ 1707 में, उसके बाद में जब मुगलों का पतन हुआ तो कहीं ना कहीं उसका जो कमजोर उत्तराधिकारी शासक था, जो अकुशल शासक था, वो भी उसका पतन का एक कारण था। दूसरा बात भी सही है। तीसरा कथन है, लगातार युद्ध से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियां, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ उसके बाद में किसी शक्तिशाली सम्राट ने उसको केंद्रित नहीं किया, बल्कि जितने भी इसके उत्तराधिकारी आए औरंगजेब को, वो सारे कहीं ना कहीं अकुशल थे और ऊपर से ये भी थे कि वो जो इनका जो इलाका था वो नियंत्रित नहीं कर पाया। ऐसे में क्या था कि लगातार आक्रमण हो रहा था, जैसे नादिर शाह ने आक्रमण किया था और उसके बाद में फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। ऐसे से क्या हुआ कि इनकी जो
राज खजाना थी, इनकी जो राजकोषीय भंडार था वो भी कमी पड़ रहा था उसमें भी। तो ये भी बात सही है कि लगातार युद्ध से आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो गई थी, ये भी बात सही है। आपसे पूछा था कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 39 में एक परिच्छेद दिया गया है, आपको पढ़कर बताना है कि इसके बारे में, किस चित्रकला के बारे में ऊपर का परिच्छेद है। ठीक है, कहता है यह परिच्छेद एक विशिष्ट प्रकार की चित्रित कला का वर्णन कर रहा है जो राजस्थान के भीलवाड़ा के आसपास रहने वाले देहाती समुदायों के लोक देवताओं के सम्मान के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये कला कृतियां लंबी क्षैतिज कपड़े की कटावदार डिजाइन है जिन्हें पारंपरिक रूप से जोशी नामक जाति द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो पहले राजस्थान के राजाओं के दरबार में चित्रकार के रूप में काम करते थे। आपको बताना है कि उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस रंग कला का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि ऊपर जो परिच्छेद में जो वर्णन किया गया है इसमें से किस चित्रकला के बारे में वो वर्णन है। तो ये कौन सा चित्रकला है आपको बताना है। फंड चित्रकारी, बासोहले चित्रकला, पूरी पट्टास, पिथोरो पेंटिंग्स। इसके किसके बारे में बताया गया है? फड चित्रकारी के बारे में। फड चित्रकारी के बारे में ये वर्णन है, पूरा के पूरा ये फड चित्रकारी के बारे में वर्णन है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कहता है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान योद्धा, 8 सलाहकार। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 41 कहता है पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है पुरंदर की संधि शिवाजी, ठीक है, शिवाजी मुगल सम्राट शाहजहां, नहीं यहाँ पे गलत है, शाहजहां नहीं था, औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब के एक प्रतिनिधि के बीच संपन्न हुआ था और उस औरंगजेब का प्रतिनिधि कौन था? जयसिंह था। औरंगजेब था, यहाँ पे शाहजहां नहीं था। ये कौन था? औरंगजेब था, औरंगजेब। और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसके ओर से जयसिंह ने किया था, जयसिंह। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को अपने कब्जे वाले 35 किलो में से कई को छोड़ना पड़ा। यह भी बात सही है, 35 किलो में से 23 किला को छोड़ना पड़ा था उनको। 23 किला की जो राजस्व था वो 4 लाख खून के बराबर था, उसको छोड़ना पड़ा था। इनके पास में शेष 12 किला बच गया था जिसका जो राजस्व था वो 1 लाख खून के बराबर था। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, के 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही जवाब होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल बी सही है, ए सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए, कहता है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? आपको बताना है कि विजयनगर का वो कौन सा सम्राट था जिसने चीन के सम्राट के पास में अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय, सलूबा नरसिंह। कौन सा था ये? बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम जो संगम वंश का था, ये बुक्का प्रथम था। इन्होंने अपनी अंतरराष्ट्रीय कुशलता को दर्शाने के लिए चीन के सम्राट के पास अपनी राजदूत को वो भेजा था। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कहता है सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? पहला कथन है अरीज ए ममालिक ने
सैन्य विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया, बिल्कुल ठीक है। सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया, नहीं, ये बात गलत है। ये जो अरीज मामालिक था ये सैन्य विभाग के प्रमुख था, लेकिन सेना के कमांडर इन चीफ ये सुल्तान स्वयं था। सेना के कमांडर इन चीफ सेनापति जो कि सुल्तान स्वयं था, ये अरीज ए मामलिक नहीं था। पहला कथन गलत है। दूसरा है दीवान ए इंसा राज्य के लिए सभी प्रकार के पत्राचार चाहे औपचारिक हो या गोपनीय हो संभालने के लिए जिम्मेदार था, ये बिल्कुल बात सही है। तीसरा है बारिद का प्राथमिक कर्तव्य शासकों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो बारिद था उसका जो प्राथमिक कर्तव्य था वो ये था कि खुफिया जो भी जानकारी है, जो उसकी जो साम्राज्य में जो भी जानकारी है उसको ला करके, वो प्राथमिक जो जानकारी है वो उसको ला करके वो सम्राट तक पहुंचाए, ठीक है। तीसरा बात सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। आपका सही जवाब है, इसमें से पूछा है कि कौन सा सटीक है, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए, 44 कहता है भारत में मुगलों के अधीन मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल के अंतर्गत जो मनसबदारी प्रणाली लाया गया था उसके बारे में कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन है कि किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला मनसब आधिकारिक पदानुक्रम में उसके पद और उसके वेतन दोनों प्रकार को निर्धारित करता था, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो किसी व्यक्ति को मनसबदारी दी जाती थी तो उसको मनसब कहते थे, और उसकी जो आधिकारिक पदानुक्रम है उसके पद और उसके वेतन को दोनों को वो निर्धारित करता था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रणाली में सवार एक अधिकारी के व्यक्तिगत रैंक को दर्शाता था, जबकि जात मनसबदारों द्वारा बनाए गए टुकड़ियों के आकार को दर्शाता था, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो सवार था ये क्या करता था, सवार मनसबदारों द्वारा बनाए गए टुकड़ियों के आकार को दर्शाता था, और ये जो जात ये व्यक्तिगत रैंक को दर्शाता था, ये जात दर्शाता था, सवार दर्शाता था मनसबदारों द्वारा बनाए गए टुकड़ियों के आकार को दर्शाता था, ठीक है। दूसरा कथन गलत है। तीसरा देखिए, दुअस्पा सिंहस्पा का मनसबदारी व्यवस्था से गहरा संबंध था, ये तीसरा बात बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय ये शुरू हुआ था, ये बिल्कुल बात सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक ऊपर दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, कौन सा सही है? आपका सही जवाब होगा 1 और 3, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 आपको कहता है प्रशासनिक विभागों और इन विभागों को शुरू करने वाले प्रशासकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आपको बताना है कि ये एक तरफ प्रशासनिक विभाग का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ शासक का। आपको बताना है कि कितने जोड़े इसमें से गलत है, ठीक है। दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए रियासत, दीवान ए अमीर कोही। आपको बताना है कि कितने जोड़े गलत हैं। दीवान ए मुस्त खराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ये बात बिल्कुल सही है। दीवान ए रियासत किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ये भी बात सही है। दीवान ए अमीर कोही किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें से गलत पूछा था, कितने गलत हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, कोई भी गलत नहीं है, सारे तीनों के तीनों कथन सही है, ठीक है, तीनों सही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कहता है ये लघु चित्र 16वीं शताब्दी के, देखिए एक नीचे जो पेंटिंग्स का नाम दिया गया है
सॉरी ऊपर पेंटिंग का वर्णन दिया गया है, आपको पढ़कर बताना है कि इसमें से किस पेंटिंग के बारे में वो बात कही गई है। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है ये लघु चित्र 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं और इनमें बिल्हान के चौर पंचाशिका चोर के 50 छंद का चित्रण है। इन चित्रों की शैली पूरी तरह से स्वदेशी है। ठीक है, और पश्चिमी भारतीय कला की प्रारंभिक परंपरा से उपजी है। ठीक है, जो फारसी या मुगल चित्रकला शैलियों के किसी भी प्रभाव से रहित है। ठीक है, ये किसके बारे में है? ये कुल्हा डार लघु चित्र के बारे में ये जो वर्णन है, ये जो कुल्हा लाडार जो लघु चित्र था उसके बारे में ये वर्णन है। ठीक है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऊपर जो ये परिच्छेद दिए गए हैं ये कुल्हा डार लघु चित्र के बारे में ये वर्णन है। चलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबउद्दीन ऐबक ने करवाया था? आपको बताना है कि इनमें से किसका निर्माण कुतुबउद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बात बिल्कुल सही है, कुतुबउद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुबात उल इस्लाम मस्जिद, ये भी बात सही है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इस दोनों का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबउद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कहता है कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला कथन है श्री कृष्णदेव राय ने न केवल आंतरिक व्यवस्था बहाल की बल्कि विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक विरोधियों का भी मुकाबला किया। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन को देखिए, दूसरा कथन कहता है श्री कृष्णदेव राय और बाबर समकालीन थे। ये बिल्कुल बात सही है। जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, वो विजयनगर साम्राज्य का शासक, वो किसके समकालीन थे? बाबर के और हुमायूं के भी समकालीन थे। प्लस में दिल्ली सल्तनत में वो तीन सुल्तान के भी समकालीन थे। वो 3 सुल्तान कौन कौन था? इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी था और बहलोल लोदी था। ये तीनों के समकालीन थे। और आपसे पूछे कि मुगल साम्राज्य में, तो मुगल साम्राज्य में 2 के थे, बाबर का और हुमायूं का। आपसे पूछा था कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, दोनों कथन सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 49। बहुत आसान सा सवाल है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर अब्दुल रहीम खाने खाना। इसमें किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। किन्हें? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 कहता है भारत में सूफी परंपरा के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। आपको बताना है कि सूफी परंपरा के बारे में जो जोड़े दिए गए हैं उनमें से कितने सही सुमेलित हैं, आपको बताना है। ठीक है, जियारत गुरु के मकबरा की तीर्थ यात्रा, बिल्कुल सही बात है। ये जो जियारत था, जो गुरु थे सूफी परंपरा में जैसे शेख पीर, तो उनकी जो मकबरा था उनको क्या, गुरु के मकबरा को, तीर्थ यात्रा को जियारत कहा जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। मुरिद शेख के शिष्य, बिल्कुल सही बात है, ये शेख के शिष्य थे, ये भी बात सही है। खानका एक सामुदायिक धर्मशाला था, ये भी बात सही है। खानका एक फारसी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब धर्मशाला होता है। ठीक है, ये भी बात सही है। आपसे पूछा क्या था कि सही सुमेलित है, केवल 1, 2, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही सुमेलित है? तीनों सही सुमेलित है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहता है? कहता है बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण कहाँ दिया गया है? सबसे पहला विवरण तारीख हिंद, तबकात नासरी,
तूज उल मासिर तारिख ए मुबारक शाही। आपको बताना है कि जो बिहार पर आक्रमण किया था उसका सबसे पहला विवरण बख्तियार खिलजी का कहाँ मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ये तबकात ए नासरी में मिलता है। ये किन की पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है ये। मिनहाज उस सिराज की ये पुस्तक है। इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने जो ध्वस्त किया था उसका वर्णन भी इसमें मिलता है देखने को। प्लस में जो बौद्ध भिक्षु थे उनको जो भी नष्ट करने की जो इन्होंने नष्ट किया उसका भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है तबकात नासरी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए, ये भी परिच्छेद का प्रश्न है। आपको पढ़कर बताना है, ऊपर में जो परिच्छेद है उसको पढ़ करके बताना है कि किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, परिच्छेद एक बार पढ़ लेते हैं, एक और परिच्छेद पढ़ लीजिए इसका। देखिए प्रश्न नंबर 52 कहता है निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करें। ठीक है, पढ़ते हैं। वह व्यक्ति धार्मिक अध्ययन और कुरान पर टिप्पणियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान, ज्यामितीय और तर्क शास्त्र सहित विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों तक फैली हुई थी। ठीक है, और उन्होंने खगोल विज्ञान के लिए एक उत्कट जुनून रखा, यहाँ तक कि दौलताबाद के करीब एक वेधशाला भी स्थापित की। ठीक है, उन्होंने प्रशासनिक ढांचे के भीतर हिंदुओं के व्यापक एकीकरण को लागू किया और विजयनगर के शासक देवराय प्रथम की बेटी के साथ पारंपरिक संबंधों को भी मजबूत किया था। ये बात किसके बारे में कही जा रही है? ये बात किसके बारे में कही जा रही है आपको बताना है। तो ऊपर जो अनुच्छेद है इसमें से किसके बारे में कहा गया है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके। ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बली बहमनी, महमूद शाह। सही जवाब होगा फिरोज शाह बहमनी। जो फिरोज शाह बहमनी था उसके बारे में ये ऊपर का अनुच्छेद था। देखिए ऊपर का अनुच्छेद जो दिया गया है ये फिरोज शाह बहमनी के बारे में है। ये फिरोज शाह जो बहमनी था विजयनगर के शासक देवराय प्रथम की बेटी के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। यहाँ से बात को पता चलता है कि किसने किया था, तो ये फिरोज शाह बहमनी किया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कहता है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संबंध में 10 साला बताई नसाक शब्द संबंधित है। भारत के जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें ये 3 शब्द आते हैं। आपको बताना है कि इनमें से ये 3 शब्द किससे संबंधित है। साहित्य चिन्हों के साथ घोड़ों की बॉन्डिंग नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए 10 साला जो था ये शुरू करने वाला कौन था? अकबर था। अब यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किससे संबंधित था। ये राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक है, नए राजा के राज्याभिषेक के दौरान आयोजित अनुष्ठान नहीं, गलत है। तुगलक वंश के शासन के दौरान प्रशासनिक पद, बिल्कुल गलत है। अकबर के शासन काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। 10 साला की स्थापना अकबर ने की थी और जो पुरानी उसकी राजस्व प्रणाली थी बताई उसको भी उन्होंने जारी रखा था। और उसकी तीसरी जो राजस्व प्रणाली थी वो नसाका था, उसको भी उन्होंने जारी रखा। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए, फिर से अनुच्छेद वाला प्रश्न है, आपको अनुच्छेद पढ़ना है। देखिए एक बार देख लेते हैं, वही अनुच्छेद वाला प्रश्न है। आपको पढ़कर बताना है कि किस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में वो अनुच्छेद है। ठीक है, पढ़िए एक बार अनुच्छेद पढ़िए। प्रश्न नंबर 54 देखिए, कहता है लगभग 3 दशक लंबे यात्रा के दौरान उन्होंने पूर्वी गोलार्ध के विस्तार को पार किया। लगभग 44 वर्तमान देशों के बराबर क्षेत्रों की खोज की और लगभग
73,000 मील की चौंका देने वाली दूरी तय की। उपरोक्त परिच्छेद में पूर्व आधुनिक युग के सबसे विपुल यात्री के रूप में किसे पहचाना गया है? ये जो अनुच्छेद है ये किसके बारे में ये बात कही गई है आपको बताना है। इसका जवाब देखिए, इसका आंसर देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ये किसके बारे में कहा गया है? ये इब्न बतूता के बारे में ये बात कही गई है। देखिए आपका ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, मार्को पोलो, इब्न बतूता। सही जवाब है आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न कहता है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कथन पढ़ लेते हैं। कथन है, वंशानुगत प्रमुख इस समय के दौरान एक प्रमुख स्थान पर आसीन हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब सही नहीं है। दूसरा है, सामंती संरचना ने ग्राम स्वशासन की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया। ये भी बात सही है। किसान करों का भुगतान करने और अनिवार्य श्रम प्रदान करने के लिए बाध्य थे। ये भी बात सही है। चौथा कथन है, इस काल में गुलामी का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दासों को मुक्ति दिलाना एक पुण्य का कार्य माना जाता था और उसके लिए एक नियम निर्धारित थे। ठीक है, चौथा कथन गलत है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कहता है, भीमबेटका की दीवार पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भीमबेटका की जो पेंटिंग है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है, भीमबेटका चित्रकला का समय पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल से आगे तक था। बिल्कुल सही बात है। ये भीमबेटका चित्रकला का जो समय था ये पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल और इसके आगे तक भी जारी रहा था। ताम्र पाषाण काल तक भी ये जारी था। ठीक है, चित्रों में मनुष्यों को जानवरों का शिकार करते हुए दर्शाया गया था। ये भी बात सही है। भीमबेटका के शैलाश्रयों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। ये भी बात सही है। आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसमें सही जवाब ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन आपका सही है। आपका तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कहता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कोर्निश शब्द का तात्पर्य क्या था? एक शब्द आया है कोर्निश, आपको बताना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इसका मतलब क्या था। देखिए ऑप्शन है, अनुष्ठानिक अभिवादन का रूप, सम्मान का स्वभाव, अस्त्र, वास्तुविद की निर्माण योजना, मुगल सम्राटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टोपी का रूप। नहीं, ये जो कोर्निश शब्द है ना, मध्यकालीन भारत में ये एक अनुष्ठानिक अभिवादन का रूप था। इसमें क्या था कि जो दरबारी होता था वो झुक करके अपने बाएं हाथ को सर पर रख करके वो प्रणाम करता था, वो सिर झुकाता था अपना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न कहता है कि गलत विकल्प चुने। ठीक है, एक तरफ युद्ध दिया गया है और दूसरी तरफ ईस्वी दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी डेट है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बिल्कुल सही बात है। किसके बीच में हुआ था? कंपनी और प्लस में बंगाल का जो तत्कालीन नवाब था, कौन था? सिराजुद्दौला, उसके बीच में हुआ था। जीता कौन था? कंपनी जीता था। कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बिल्कुल बात सही है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी, नहीं ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा। यहाँ पे ईसा पूर्व होगा, ईस्वी नहीं होगा, तो ये दूसरा गलत है। हमसे पूछा क्या था? गलत पूछा था, तो सही जवाब यहीं पे है। आगे देख लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576, ये सही है, लेकिन इसका जवाब सही नहीं है, गलत पूछा था। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक कलिंग के विरुद्ध लड़ा था। वो कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जो अशोक का 13वां शिलालेख है वहां इसका वर्णन देखने को मिलता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन
तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। तुगलक वास्तुकला के बारे में नीचे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन कथनों में कौन सा तुगलक वास्तुकला के बारे में सही है। पहला है ढलान वाली दीवारों वाली इमारतों का निर्माण, बिल्कुल सही है, तुगलक वास्तुकला का ये सही बात है। विभिन्न संरचनाओं में लाल बलुआ पत्थर नहीं, ये गलत है, लाल बलुआ पत्थर का नहीं बल्कि ग्रे पत्थर का वो उपयोग किए थे। भवनों के डिजाइन में न्यूनतम 7 सज्जा पर जोर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ग्रे पत्थर का जो किफायती था और प्लस में न्यूनतम रेट पर था, ये ग्रे पत्थर का उपयोग किए थे, इसमें लाल बलुआ पत्थर नहीं था, ग्रे पत्थर था। ठीक है, दूसरा गलत है। आपसे पूछा क्या था कि कौन सा सही है, 1 और 3 सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 कहता है मुगल काल के दौरान, 60 नंबर प्रश्न कहता है मुगल काल के दौरान चित्रकला क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन देखिए, मुगल काल के दौरान चित्रकला के क्षेत्र को अब्दुस समद और मीर सैयद अली जैसे महान कलाकारों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। दोनों ने हुमायूं के दरबारियों के रूप में कार्य किया, ये बात तो बिल्कुल सही है, हुमायूं के साथ ही आया था वो। औरंगजेब के शासन काल के दौरान चित्रांकन की प्रमुखता ध्यान देने योग्य हो गई, नहीं, ध्यान देने योग्य नहीं, बल्कि औरंगजेब चित्रकला के विरोधी था। तीसरा कथन देखिए, यूरोपीय चित्रकला ने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में प्रवेश किया, ये बात बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 और 3 सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आइए, अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 कहता है तराइन की युद्ध, 61 नंबर प्रश्न कहता है तराइन की युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, पहला कथन है यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच हुआ था, यह बात बिल्कुल सही बात है। इसमें जीता कौन था, कौन जीता था, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था तराइन की प्रथम युद्ध में, लेकिन दूसरे युद्ध में कौन जीता था, मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना में योगदान दिया, ये भी बात सही है। ये जो तराइन का युद्ध है प्लस में जो चंदावर का युद्ध है, इसमें इसने क्या किया कि भारत में तुर्की शासन की स्थापना में योगदान दिया था। तो आपका दूसरा कथन सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। आपका कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 62। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु का लंगर के नाम से प्रसिद्ध सामुदायिक रसोई किसने शुरू किया था। जो गुरु का लंगर सामुदायिक रसोई है, उस प्रथा को किसने शुरू किया था। आपको बताना है कि वो कौन से सिख गुरु थे जिसने वो प्रथा को शुरू किया। गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन, किसने शुरू किया था। तो ये इनमें से कोई शुरू नहीं किया था। वो शुरू करने वाले कौन थे, वो शुरू करने वाले गुरु नानक थे, गुरु नानक, जी हाँ, गुरु नानक। ये मानते थे एक ईश्वरवाद में, ये विश्वास करते थे और प्लस ये मानते थे कि जो ईश्वर है वो जब हमसे मिलेगा तो हमसे हमारे ज्ञान के बारे में पूछेगा, ना कि हमारे जात के बारे में पूछेगा। उनका ये मानना था गुरु नानक को। ठीक है, तो उन्होंने ही लंगर प्रथा को शुरू किया था। आपका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कहता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट विशेषताएं क्या है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला है घराना का अस्तित्व, बिल्कुल था। हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत थी इसमें घराना का अस्तित्व था, बिल्कुल सही था। ग्वालियर घराना सबसे प्रमुख है इसमें। दूसरा है फारसी और अरबी संगीत के पहलुओं का एकीकरण था, यह भी देखने को मिलता है इस संगीत में। तीसरा कथन है कि विभिन्न रचना शैलियां जैसे जावली और कीर्तिमान, नहीं, ये किस में मिलता है, ये कर्नाटक संगीत में मिलता है, ये कर्नाटक में मिलता है, हिंदुस्तान में नहीं मिलता। ये कर्नाटक संगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में मिलता है। तीसरा कथन गलत है। सही कौन सा है, केवल 1 और 2,
केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 64। 64 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है अलवर संत, सूफी संत, सूरदास, तुलसीदास। इसका सही जवाब क्या होगा? भक्ति आंदोलन, इनमें से कौन से संत थे जो भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया? तो कौन किया था? अलवर और नयनार संत, लेकिन इसमें ऑप्शन है अलवर संत, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 65। देखिए 65 नंबर प्रश्न गुरु नानक के बारे में फिर से आया है। प्रश्न नंबर 65 कहता है गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आप सबको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति के एक रूप की वकालत की, बिल्कुल सही बात है, वो मानते थे कि ईश्वर एक है। दूसरा कथन है उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की कर्मकांडीय प्रथाओं को खारिज कर दिया, ये भी बात सही है। उनकी जो बाह्य प्रथा थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। वे बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, बिल्कुल सही बात है। वो दो मुगल काल के 2 बादशाह के समय में, और प्लस में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 3 सुल्तान के समकालीन थे, जिसमें बाबर और हुमायूं दोनों था, लेकिन वो बाबर के समकालीन इसमें बताया गया है। सही जवाब है, ये भी सही है। आपका सही उत्तर बताना था, ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3, तीनों कथन आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए, 66 नंबर प्रश्न कहता है कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? ये जो भक्ति आंदोलन का नेता का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि वो कौन से नेता थे जो इस्लाम से प्रभावित थे। ऑप्शन है चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, बल्लभाचार्य। कौन से संत थे जो इस्लाम से प्रभावित थे? तो वो कौन से संत थे? वो नामदेव थे। नामदेव भक्ति आंदोलन के संत थे जो इस्लाम से भी प्रभावित थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 67 देखिए, 67 नंबर प्रश्न कहता है एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही बताना है। एकता प्रणाली सबसे पहले भारत में लागू की गई, बाद में इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपनाया गया। नहीं, गलत है, पहले दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनाया गया था, उसके बाद भारत में लागू हुआ था। दूसरा कथन है मुक्ति या एकता का धारक स्थानीय सेना को बनाए रखने और निर्दिष्ट भूमि से उत्पन्न राजस्व के साथ अपने स्वयं के व्यय का प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। ये बात बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय एकता प्रणाली पर राज्य का नियंत्रण कमजोर हो गया, जिससे एकता संपत्तियों का वंशानुगत हस्तांतरण हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक के समय जो एकता प्रणाली थी उस पर राज्य का नियंत्रण कमजोर पड़ गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एकता जो संपत्ति है उस पर वंशानुगत हस्तांतरण हो गया था। तो ये बात सही है। दूसरा भी सही है। गलत कौन सा है? पहला गलत है। आपका सही जवाब कौन सा होगा? सही पूछा था, आपको सही बताना था। सही कौन सा है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। कौन सा सही होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 68 देखिए। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को निमंत्रण देने वालों में आलम खान की पहचान किस प्रकार की थी? जो बाबर को निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण के लिए, आलम खान, उसका पहचान दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा पहचान आलम खान का है। ठीक है, पहला है इब्राहिम लोदी का चाचा और दिल्ली सिंहासन का दावेदार। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, और हमारा जवाब मिल चुका है। फिर भी अगले ऑप्शन को पढ़ने से अब कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि हमारा जवाब मिल चुका है। ये जो आलम खान था इब्राहिम लोदी का चाचा और दिल्ली सिंहासन का दावेदार था। ठीक है, तो अगले ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 59 देखिए। उनसठ नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 18वीं शताब्दी की मुगल राजनीति में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को किंग मेकर कहा जाता था। ये जो 18वीं शताब्दी की मुगल राजनीति थी उसमें से ये कौन सा व्यक्ति था जिसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। नीचे व्यक्ति का नाम दिया गया है। पहला है हुसैन खान, ये बिल्कुल था। अब्दुल्ला खान, ये बिल्कुल था। सैयद अहमद खान, ये नहीं था। सैयद अहमद खान नहीं था। ठीक है, आपको बताना था कि कौन सा सही है, सही बताना था। ऑप्शन है 1, 2 और 3, नहीं, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2। कौन सा सही होगा? 1 और 2 सही है। ये जो हुसैन खान और अब्दुल्ला खान था, इसे जो 18वीं शताब्दी की जो मुगल राजनीति थी उसमें इसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। ये 4 बादशाह को बनाया था अपनी तरफ से। वो 4 बादशाह कौन कौन से थे? फर्रुखसवार को बैठाया, प्लस में रफीउद्दौला को बैठाया, रफीउद्दर्जात को बैठाया और मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया था। ये 4 बादशाह अपने तरफ से सिंहासन पर बैठाया था, इसीलिए इसको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पर आइए। 70 नंबर प्रश्न देखिए। 70 नंबर प्रश्न कहता है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष के कारण अंततः 16वीं शताब्दी की शुरुआती में बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग दक्कनी सल्तनतों में विखंडित हो गया। ठीक है, आपको बताना है ये जो बहमनी साम्राज्य के बारे में लिखा गया है और एक तरफ सल्तनत का नाम है और दूसरे तरफ संस्थापक है। आपको बताना है कि कौन सा सही था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष के कारण अंततः 16वीं शताब्दी के शुरुआत में बहमनी साम्राज्य अलग अलग 5 दक्कन सल्तनतों में विखंडित हो गया था, जिसमें से 3 का नाम दिया गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। अहमदनगर की स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद शाह ने किया था, ये बिल्कुल बात सही है। बीजापुर इस्माइल आदिल शाह नहीं, यूसुफ आदिल शाह था। यह इस्माइल नहीं था, इस्माइल नहीं था। तीसरा है गोलकुंडा इब्राहिम कुलुक कुतुब शाह, नहीं, इब्राहिम नहीं था, ये कुलुक कुतुब शाह। कुलुक कुतुब शाह गोलकुंडा की स्थापना किया था। ठीक है, और इसका इस्माइल नहीं होगा, इसका क्या होगा? यूसुफ आदिल शाह होगा। आपको बताना है सही कौन सा है। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, 1 सही है। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 71। 71 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कहता है पानीपत की पहली युद्ध 1526 में किस तारीख को हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, वो किस डेट को हुआ था? स्मॉल डेट बताना है। 21 अप्रैल, 23 जून, 12 अगस्त, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है 21 अप्रैल 1526। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 72। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक संबंध अकबर ने किसके घराने से स्थापित किया? ये राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध अकबर ने सबसे पहले किसके साथ स्थापित किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है राठौर, कछवाहा, बुंदेलो। आपको बताना है किसके साथ स्थापित किया था? कछवाहा के साथ सबसे पहले उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए, कहता है टेंजियर में जन्मे। देखिए जो प्रश्न नंबर 73 है एक परिच्छेद है, आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे व्यक्ति का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से किस यात्री के बारे में वो परिच्छेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, परिच्छेद को पहले ध्यान से पढ़िए। परिच्छेद कहता है टेंजियर में जन्मे। टेंजियर में जन्मे इस मोरक्को यात्री, देखिए याद रखिएगा, मोरक्को यात्री ने 14वीं शताब्दी के दौरान भारत की यात्रा की। ठीक है, इसके बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया।
उनका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है, उनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो रिहला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरबी में लिखा गया है, ये जो रिहला है अरबी में लिखा गया है। ठीक है, चीन की उनकी साझा खोज को देखते हुए इसकी तुलना अक्सर मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। ये जो वर्णन है, ये परिच्छेद में जो वर्णन है, ये किसके बारे में किया गया है? ऑप्शन है इब्न बतूता, अल-बरूनी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, निकोलो कोंटी। ये किसके बारे में है? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है वो रिहला है और अरबी भाषा में लिखा गया है। और मार्को पोलो के इसकी तुलना अक्सर मार्को पोलो के वृत्तांत से भी की जाती है। बिल्कुल सही बात है, इब्न बतूता। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 74। 74 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकबर के राष्ट्रवादी के रूप में स्थापित करने में सहायक नहीं है? पूछ रहा है कि अकबर को राष्ट्रवादी के रूप में स्थापित करने में कौन सा कारक सहायक नहीं है? पहला है कि अकबर ने इस्लाम त्याग दिया था। नहीं, बिल्कुल इस्लाम को वो त्यागा नहीं था, बिल्कुल ये गलत बात है। प्रशासनिक एकता और कानून में एकता था, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सांस्कृतिक एकता के लिए अकबर का प्रयास, ये बात सही है। चौथा है कि अकबर की धार्मिक नीति, ये भी बात सही है। आपसे पूछा क्या था कि कौन सा सहायक कारक नहीं है, तो अकबर ने इस्लाम त्यागा नहीं था। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब देखिए आखिरी प्रश्न है हमारा, आज की सेशन का आखिरी प्रश्न है, 75 नंबर प्रश्न देखिए। 74 ही है, चलिए चलिए ठीक है, अगले सेशन में फिर मिलते हैं दूसरे नए टेस्ट सीरीज के साथ में। थैंक यू।